वेलकम स्टूडेंट। आज की जो टॉपिक है वो है धातु एवं धातु कर्म। ये इसके हमने दो वीडियो बना रखी है ना। ये 10th का है और एक्चुअली में 10th के लिए तो बहुत ही यूज़फुल है, साथ ही साथ ये 11th क्लास के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है ना। ये नीट है, अन्य छत्तीसगढ़ से संबंधित जो व्यापम एग्ज़ाम है इन सब के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है। ये जो टॉपिक है वो है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं धातु एवं धातु कर्म, है ना। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले मैं कुछ बता देता हूँ कि आप हमारे चैनल में जाइए और वहाँ आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब के वीडियोस आपको मिलेंगे। यहाँ तक आपको CG व्यापम के वीडियो भी मिलेंगे, आपको नीट से संबंधित वीडियो भी मिलेंगे और कुछ लाइव वीडियो भी मिलेंगे आपको, और बहुत सारे ज्ञानवर्धक बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं यहाँ पर, है ना। तो ये ऑल इन वन है ये वीडियो, ये जो चैनल है वो। हाँ, तो धातु एवं धातु कर्म पार्ट 3 है। दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ी इसको बताता हूँ। दूसरा पार्ट में हमने पढ़ी है धातु कर्म। धातु कर्म पढ़ी है और पहले हम लोग पढ़े हैं अयस्क का सांद्रण। ठीक है, अयस्क का सांद्रण कंप्लीट हो गई है। इसका वीडियो आप लोग जाकर लिंक में देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है ना। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है धातु का निष्कर्षण। ठीक है, धातु का निष्कर्षण के बाद हम लोग चलेंगे धातु के शुद्धिकरण में, है ना। तो पहले निष्कर्षण में चल देते हैं, किसको निष्कर्षण बोलते हैं तो क्लियर कर लेते हैं ना। और आपको बताता हूँ कि अयस्क का सांद्रण है उसकी 3 विधियाँ मैंने बता रखी है, गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और झाग उत्प्लावन विधि, है ना। ये तीनों विधि क्लियर हो गई है ना। अब हम लोग जो चलने वाले हैं वो है धातु का निष्कर्षण में। इसके पहले आप अगर चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए या शेयर करिए कहीं पर भी, है ना। चलिए, तो धातु के निष्कर्षण की कुछ विधियां हैं उसको देखते रहिए। तो सबसे पहले बताता हूँ कि धातु के निष्कर्षण हम लोग बहुत सारी विधियां पढ़ेंगे, इसमें से नॉर्मल पहले डिटेल्स कर देता हूँ कि धातु के निष्कर्षण की विधि धातु की सक्रियता तथा अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब धातु का जो निष्कर्षण की क्रिया है वो जो धातु के कितना सक्रिय हुआ धातु, उनकी सक्रियता अधिक है तो जल्दी से निष्कर्षण किया जा सकता है ना। अयस्क की प्रकृति पर भी निर्भर करती है कि उसकी प्रकृति कैसी है ना। तो पहला पॉइंट देखिए कि अधिक क्रियाशील धातु जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम, ये अधिक क्रियाशील क्यों होगी, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है ना। तो अधिक क्रियाशील धातु जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है आदि को उसके यौगिक से तत्व के रूप में प्राप्त करना कठिन है। ये तो हम लोग बच्चा भी जानता है कि इसको उसके यौगिक मतलब क्या बोला जा रहा है कि सोडियम ये पोटेशियम है तो इन दोनों को उनके यौगिक से हमको प्राप्त करना होता है। एक्चुअली में अकेला नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। ये इनके यौगिक के साथ लगा हुआ रहता है, ऑक्साइड के साथ लगा होता है या तो कार्बोनेट के साथ लगा होता है, किसी भी चीज़ के साथ लगा होता है। उसको हम लोग अलग करेंगे तभी हमको क्या प्राप्त होगा, तत्व प्राप्त होगा। आपको क्लियर हो रही है? इसको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। चलिए, ये इंडेक्स वाला पेज है ना। चलिए, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि कोई भी जैसे सोडियम है ना, सोडियम क्लोराइड है मान लीजिए हमारे पास, या सोडियम कार्बोनेट है, ये भी जो भी है ना। तो ये जो सोडियम है ये कार्बोनेट के साथ रहता है। मतलब जब हमको तत्व प्राप्त करना होता है तो उसको उस तत्व को उनके यौगिक मतलब जैसे कि मैं बताता हूँ कि सोडियम है हमारे पास, ओके। तो सोडियम का यौगिक कौन है बताओ मुझे, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको मैं संतुलित नहीं किया हूँ ना अभी, ठीक है, क्योंकि सोडियम की संयोजकता 1 होती है, इसकी होती है, ऐसा संयोजकता नॉर्मल मैंने लिख दी है इसको, है ना। तो यहाँ पर N2 रहता है, ठीक है। इनकी संयोजकता कितनी होती है, 4 6 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर N2 रहेगा, है ना। चलिए, तो क्या होता है कि यहाँ पर अपने को सोडियम प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, सोडियम। तो क्या करेंगे हम लोग, सोडियम कार्बोनेट है, इन सोडियम कार्बोनेट से हमको सोडियम प्राप्त करना है। मतलब सोडियम प्राप्त करना है तो हमको ज़्यादा, ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपको समझ रहा है आपको कि अधिक क्रियाशील धातु जैसे कि सोडियम पोटेशियम है, इस आदि को उसके यौगिक से उनके यौगिक से, मतलब सोडियम का यौगिक कौन है बताओ मुझे, सोडियम का यौगिक है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, यहाँ पर H लगाने तो बाई हो जाएगा, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट ये सोडियम का क्या है, यौगिक है। इन्हीं यौगिक से सोडियम को क्या करना होता है, अलग करना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल कार्बोनेट रहेगा या क्लोरीन रहेगा, कुछ भी उसके साथ जुड़ा रह सकता है ना। तो उन्हीं से हमको क्या करना है, प्राप्त करना है, निष्कर्षण करना है, निष्कर्ष निकालना है, अलग से निकालना है उसी को, ठीक है। यही हम लोग समझते हैं। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपको पहला पॉइंट।
कि अधिक क्रियाशील धातु सोडियम पोटेशियम आदि को उसके यौगिक से तत्व के रूप से प्राप्त करना कठिन है। इन यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जैसे कि यौगिक मैंने बताया अभी सोडियम क्लोराइड या कार्बोनेट, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के बारे में देखते हैं। तो इस यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धन आयन ऋण आयन से अलग होकर कैथोड पर जाकर अपचयित हो जाती है तथा धातु प्राप्ति होती है। अब क्या 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 बोला जा रहा है ये तो आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, चलिए देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें ये बोला जा रहा है कि मान जाए कोई हमारे पास क्या है सोडियम क्लोराइड है ये, है ना, तो उसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि इन यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ये जो यौगिक है इसमें क्या करते हैं विद्युत धारा इस यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धन आयन, ठीक है, धन आयन ऋण आयन से अलग होकर, तो हमारे पास सोडियम धन आयन है, ये माइनस आयन है, ठीक है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए प्लस आयन बनाता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए माइनस आयन बनाता है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि इस यौगिक में, ये जो यौगिक है इस यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं हम लोग, क्या प्रवाहित करते हैं विद्युत धारा, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धन आयन ऋण आयन से अलग होकर, ये धन आयन है वो कैसे ऋण आयन से अलग होकर कैथोड पर जाकर अपचित हो जाती है। मतलब कैथोड कौन सा आयन होता है, माइनस आयन वाला होता है, कैथोड कौन सा आयन वाला होता है, माइनस आयन होता है। तो आप तो जानते हो कि प्लस आयन किससे क्रिया करता है, माइनस आयन। उसी तरह अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो ये जो प्लस आयन है वो किसके, कैथोड के पास जाएगा, क्योंकि कैथोड कौन सा आयन वाला है, माइनस आयन, मतलब प्लस आयन है वो कहाँ जाता है, माइनस आयन वाले के पास जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि इन यौगिकों इस यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो धन आयन है वो धन आयन है वह ऋण आयन से अलग होकर कैथोड पर जाकर अपचित हो जाती है तथा क्या प्राप्त होती है, अपने को धातु प्राप्त होती है। अब कैथोड में जाकर चिपक गया सोडियम, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, सोडियम प्राप्त हो गया, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात आपको कि अधिक क्रियाशील धातु सोडियम पोटेशियम आदि को उसके यौगिक से तत्व के रूप में प्राप्त करना कठिन है। इस यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धन आयन ऋण आयन से अलग होकर कैथोड पर जाकर क्या हो जाती है, अपचित होती है तथा धातु प्राप्त होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन भी कहते हैं। मतलब इस प्रक्रिया के माध्यम से धातु का निष्कर्षण भी किया जा सकता है, ठीक है। एल्यूमिनियम को इसी विधि से प्राप्त किया जाता है, ये तो आपको नॉर्मल इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए कि निम्न क्रियाशील धातुओं को, वो अधिक क्रियाशील धातु के लिए बताया था मैंने उस पॉइंट को, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि निम्न क्रियाशील धातुओं को उसके ऑक्साइड सल्फाइड या कार्बोनेट एस्क से रासायनिक अपचयन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि ऑक्साइड भी, जैसे कि हम लोग ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, मतलब ऑक्साइड सल्फर के साथ जुड़ते हैं, मतलब सल्फाइड बना देता है। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फर कहते हैं, है ना, सल्फर के साथ जुड़ते हैं तो सल्फाइड बना देता है यहाँ पर, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड बना देता है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो H2 बन जाएगा ये, है ना, ऑक्साइड कहा जाएंगे एक प्रकार से इसका, ठीक है। कार्बन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है मतलब ऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर के साथ जुड़ता है सल्फाइड बनाएगा। तो कोई भी धातु है जो पहले से ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है या सल्फाइड के साथ जुड़ा रहता है या कार्बोनेट के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, उसको किस विधि से अलग करते हैं, तो उसको हम लोग रासायनिक अपचयन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। मतलब क्या होता है, अलग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देता हूँ आपको, ये H2S है, हमको हाइड्रोजन प्राप्त करना है, तो क्या प्राप्त करना है, हाइड्रोजन, तो रासायनिक अपचयन विधि का यूज़ करेंगे जिसमें से सल्फर है वो अलग हो जाएगा, सल्फाइड है ना जी, ये यहाँ पर ऑक्साइड तो नहीं है, ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्साइड कहलाएगा, सल्फर सल्फाइड, और कार्बोनेट रहेगा तो कार्बोनेट कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, हमको क्या प्राप्त करना है, सोडियम प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, रासायनिक अपचयन विधि का यूज़ करेंगे और इस सोडियम को इस कार्बोनेट से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम प्राप्त हो जाएगा। तो निम्न क्रियाशील धातुओं को उसके, अभी ये क्रियाशील धातु है ना सोडियम, मैंने केवल उदाहरण के लिए आपको बताई है, ठीक है, इसको सोडियम को, है ना, ऐसा नहीं कि ये इसी में यूज़ हो रहा है, ये सोडियम है वो पहले वाले में यूज़ होता है, लेकिन मैंने उदाहरण के लिए बताई कि सोडियम कार्बोनेट है तो उसको सोडियम को प्राप्त करना है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं करके। लेकिन ये क्रिया है किसके लिए यूज़ होता है, निम्न क्रियाशील धातुओं के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो निम्न क्रियाशील धातुओं को उसके ऑक्साइड सल्फाइड या कार्बोनेट एस्क से रासायनिक अपचयन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। कुछ कम या निम्न क्रियाशील धातु जैसे कि पारा, ठीक है, को उनके ऑक्साइड या सल्फाइड से केवल गर्म कर प्राप्त किया जाता है। जैसे कि पारा है हमारे पास, उस पारा को, ये पारा है ना, ये पारा है और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, या तो सल्फाइड जुड़ा हुआ है या तो ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, दोनों में से कोई भी जुड़ सकता है ना। तो क्या करते हैं, इसको, ये दोनों जुड़ा हुआ है, जब हम इसको गर्म कर देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, पारा प्राप्त हो जाता है, ठीक है।
ये क्लियर हो गया आपको धातु का निष्कर्षण। तो दो तरीका से हम लोग धातु का क्या कर सकते हैं, निष्कर्षण कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग विधि में चलते हैं, किस किस तरह से विधि के माध्यम से धातु का निष्कर्षण। तो आपको पूरा कंप्लीटली धातु के निष्कर्षण में इस सबको लिखना पड़ेगा आपको, है ना। आगे हम लोग चलते हैं धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट एसिड का ऑक्साइड में परिवर्तन। तो एक्चुअली में जो धातु का निष्कर्षण है उसका मेन विधि यही से शुरू होती है। बहुत ही लंबा टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा कि धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट, सबसे पहले जो धातु है वो सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड के साथ सल्फेट के साथ जुड़ा है मतलब उसका सल्फाइड कहलाएगा, और कार्बोनेट के साथ जुड़ेगा मतलब कार्बोनेट ही कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि जिंक सल्फेट SO4 सल्फेट। अब यह सल्फाइड की बात होती है तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट, सॉरी सल्फाइड एस बस जुड़ेंगे सल्फाइड कहलाएगा। ठीक है, तो पहले ही हमको जिंक प्राप्त करना है तो किससे जुड़ा रहेगा, वो सल्फाइड से, सल्फेट से जुड़ा, सॉरी सल्फर से जुड़ा रहेगा, है ना। अब क्या करना है अपने को कि या तो सल्फर, दोनों का उदाहरण तो नहीं दे पाऊंगा मैं, कार्बोनेट का और सल्फर का, तो मैं सल्फर का, इसलिए मैं सल्फाइड बस सल्फाइड अर्थात सल्फर का दे रहा हूँ, है ना। तो कार्बोनेट किस में बदलना, ऑक्साइड में बदलना, तो सबसे पहले ऑक्साइड में बदलेगा। ये पहला पॉइंट है आपका, ठीक है, धातु के निष्कर्षण का। ये सबसे पहले कोई भी तत्व है वो अपने सल्फाइड के, सल्फर के साथ अर्थात सल्फाइड के रूप में होता है, कार्बोनेट के साथ जुड़ता है तो कार्बोनेट के रूप में रहता है। ठीक है, मतलब कार्बोनेट के साथ रहता है, कार्बोनेट के रूप में नहीं रहता है ना, कार्बोनेट के साथ रहता है, उसको हम लोग क्या करना है, अलग करना है, तब वो किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, कैसे बनाएगा देखिए, तो भर्जन क्या है, इसी में क्वेश्चन आता है कि भर्जन क्या है, तो इसी के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत ये भर्जन आ जाएगा, है ना, कि सांद्रित सल्फाइड एसिड को, ठीक है, सांद्रित सल्फाइड एसिड को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये देखिए जिंक और ये सल्फर है तो ये क्या कहलाएगा, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड कहलाएगा, मतलब इसी में सल्फाइड बस लिखा हूँ यहाँ पर, है ना, लेकिन यहाँ पर जिंक सल्फाइड है। ठीक है, तो सांद्रित सल्फाइड एसिड को, ठीक है, सल्फाइड एसिड है को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 लिख दिया हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से भी कम ताप पर गर्म किया जाता है, यहाँ पर हीट बना देता हूँ, ऐसे गर्म कर देता है, तो यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक है, इस क्रिया में अशुद्धियाँ वाष्पित होकर ऊपर निकल जाती है तथा धातु का यौगिक में अपचयन हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये धातु है वो सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये अभी दोनों एक साथ जुड़ा है तो यौगिक है ना, तो हमको तो क्या प्राप्त करना है, या तो जिंक प्राप्त करना है, तो सल्फर प्राप्त करना है, तो हमको जिंक प्राप्त करना है, तो क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर देंगे, थोड़ा सा गर्म कर देंगे, तो हमको क्या होगा, जिंक, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, जिंक, और सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, तो जिंक का क्या बना, जिंक ऑक्साइड बनाएगा ZnO, और ये जो सल्फर है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो SO2 बनाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और इसको संतुलित कर लीजिएगा आप लोग, जिंक 2 है यहाँ पर 2 कर देते हैं, जिंक यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, तो 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन है यहाँ पास। ठीक है, इस तरह से तो क्या हो गया कि ये जो जिंक है वो अलग हो गया और क्या बना दिया, ऑक्साइड बना दिया। यहाँ पर हमारा पॉइंट है ना, धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट, तो मैं सल्फाइड के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, सल्फाइड या कार्बोनेट एसिड का किस में बदलना, ऑक्साइड में परिवर्तन, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बना दिया, ये जिंक सल्फाइड था, ये ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, क्लियर हो गई, इसी को हम लोग भर्जन भी कहते हैं। चलिए उसी के अंतर्गत आता है निस्तापन। निस्तापन क्या है, तो सांद्रित कार्बोनेट एसिड का, मैंने केवल सल्फाइड के बारे में बताया था सबसे पहले। ठीक है, अब मैं कार्बोनेट के बारे में बता रहा हूँ, है ना, कि इसको निस्तापन कहते हैं, इसलिए निस्तापन और भर्जन दोनों को समझना जरूरी है। ठीक है, तो सांद्रित कार्बोनेट एसिड को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ पर उपस्थिति में था, ठीक है, ये वाला में उपस्थिति में था, अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से भी कम ताप पर गर्म किया जाता है तो यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। तो ये जिंक है, ये कार्बोनेट है। ठीक, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, गम कर देते हैं, तब ये जिंक ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, ऑक्साइड बन गया, तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। क्या लिखा था कि धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट एसिड का ऑक्साइड में परिवर्तन, तो यहाँ पर ऑक्साइड बन गया। ठीक, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट वही था कि धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट एसिड का ऑक्साइड में परिवर्तन। आगे जो मैंने 2 टॉपिक लिखाई है, ठीक है, ये धातु के जो निष्कर्षण है इसका 2 पॉइंट मैंने लिखा है ये। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ से आपको कंप्लीटली लिखना है कि धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट एसिड का ऑक्साइड में परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, तो आपको निस्तापन भी क्लियर हो गई। अब निस्तापन के बाद हम लोग चलते हैं दूसरा पॉइंट में, धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, जो धातु का निष्कर्षण का पहला पॉइंट वही था, धातुओं के
सल्फाइड या कार्बोनेट एस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। अब दूसरा पॉइंट ये है कि धातुओं के ऑक्साइड का, अब ऑक्साइड बन गया ना, तो ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन। अब हमको कंप्लीटली क्या प्राप्त हो जाएगा, धातु प्राप्त हो जाएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर डाल लेना आप लोग, ठीक है। या प्रगलन क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है इसी में। तो धातु ऑक्साइडों को, जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ था अपने को, ठीक है, तो धातु ऑक्साइडों को अपचायक तथा गालक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है ना। ये गालक या अशुद्धियों को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। गालक के रूप में कई जगह शीशे का यूज़ भी किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग गालक हो सकते हैं ना। तो धातु ऑक्साइडों में अपचायक तथा गालक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। धातु ऑक्साइडों को अपचायक, ये अपचायक जो अपचयन करता है, ठीक है, तथा गालक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, तब धातु द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। अब हमको धातु प्राप्त हो गए, ठीक है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। गालक सरलता से न पिघलने वाली अशुद्धियों को हटाने में सहायक है। ये गालक का कार्य, गालक को इसीलिए यूज करते हैं, ठीक है। अब प्रगलन दो प्रकार के से की जा सकती है। प्रगलन की क्रिया का मतलब क्या समझ रहे हो कि हमको शुद्ध रूप से क्या प्राप्त, शुद्ध रूप से नहीं मतलब अकेले रूप से हमको क्या प्राप्त करना है, धातु प्राप्त करना है। तो पहला है कार्बन अपचयन विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है इसको देख लीजिए कि भर्जित या निस्तापित अयस्क को, यहाँ पर भर्जित या निस्तापित, भर्जन भी किए हम लोग, निस्तापन भी किए हैं। भर्जन किसके लिए किए हम लोग, जो सल्फाइड अयस्क के लिए किए हैं, और निस्तापन किसके लिए किए हम लोग, वो कार्बोनेट अयस्क के लिए किए हैं, है ना। तो भर्जित या निस्तापित अयस्क को कोक, कोयला या कार्बन के साथ वात्य भट्टी में उच्च ताप 700 डिग्री सेल्सियस या 1800 पर गर्म किया जाता है, जिससे पिघली हुई धातु प्राप्त होती है। चलिए, तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ था ना, सल्फाइड अयस्क से भी प्राप्त हुआ था और कार्बोनेट अयस्क से भी प्राप्त हुआ था। तो दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक को लिखेंगे, जिंक ऑक्साइड। ये किससे, कार्बन से क्या करेंगे, कार्बन के साथ मिलाएंगे और वात भट्टी में डाल देंगे, ठीक है। और इतने डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, जिंक प्राप्त हो जाता है। और कार्बन है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, CO2 बना लेता है, ठीक है। इसको आप लोग संतुलित कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो हमको जिंक प्राप्त हो गया। अब हमारा धातु का क्या हो गया, निष्कर्षण हो गया। तो एक विधि हो गया कार्बन अपचयन विधि। दूसरा विधि में चलते हैं। दूसरा विधि है रासायनिक अपचयन विधि, है ना। तो सक्रियता श्रेणी से ऊपर स्थित धातु, अब सक्रियता श्रेणी क्या है ये बोला जाएगा। तो अब पहले नंबर के वीडियो में जाइए, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है ना। सक्रियता श्रेणी किसी भी जो धातु है उसको उनकी सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी में रखना सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो सक्रियता श्रेणी से ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब सक्रियता श्रेणी से ऊपर स्थित जो धातु है, देख सबसे ऊपर में कौन है, लिथियम है ना। लिथियम आता है, सोडियम आता है, ऐसे नीचे होते जाता है ना। तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु मान लिथियम है ना, वो अपने से नीचे स्थित धातु कौन है, सोडियम है, को उनके लवण के विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। मतलब क्या है कि जो सोडियम है वो किसी भी अन्य तत्व के साथ अगर क्या बनाया है, यौगिक बनाया है, ठीक है, या लवण बनाया है हमारा, सोडियम क्लोराइड बनाया है, तो इसको ये लिथियम क्या है, ये सोडियम को उनके जो अन्य जो साथ में जुड़ा है उसको ये निकाल कर इसको अलग करके बाहर कर देता है, इसको यही क्या कराएगा, ठीक है, विस्थापन है ना, विस्थापित कर देता है। तो सक्रियता श्रेणी से ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। इस विधि को उपयोग कर धातु को पृथक किया जाता है। जैसे कि कॉपर सल्फेट है हमारे पास, ठीक है, कॉपर सल्फेट है और हमारे पास आयरन है। तो आयरन क्या करता है कि इस कॉपर को अलग कर देता है, किससे, सल्फेट से। हमको क्या प्राप्त करना है, कॉपर प्राप्त करना है। तो आयरन सल्फेट से कहते हैं, आयरन सल्फेट बना देगा और यहाँ पर एक कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्लियर हो गई। तो हमको कौन सा प्राप्त होगा, धातु प्राप्त होगी, कॉपर धातु प्राप्त होगा ना। क्लियर हो गया। चलिए, तो इस तरह से हम लोग का धातु का निष्कर्षण है वो कंप्लीटली समझ आ गया होगा मुझे लगता है ना। तो हम कंप्लीट हो गया हमारा धातु का निष्कर्षण। दूसरा पॉइंट भी, तो हम लोग धातु कर्म पढ़ रहे हैं, याद रखना ना, धातु कर्म पढ़ रहे हैं। और धातु कर्म का पहला पार्ट है, पहला वीडियो है वो सेकंड पार्टम है, ठीक है। और धातु का निष्कर्षण इस पार्टम है, और इसी पार्ट में आगे बता रहा हूँ धातु का शोधन। ये तीनों पॉइंट एक का है, धातु कर्म का है। धातु कर्म, इस धातु कर्म को तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो पहला भाग है आपका धातु का सांद्रण, ठीक है, अयस्क का सांद्रण, धातु का नहीं, अयस्क का सांद्रण। दूसरा पॉइंट है आपका धातु का निष्कर्षण, और तीसरा पॉइंट है आपका धातु का शोधन। शोधन मतलब शुद्धिकरण होता है, ठीक है। तो इसी में तीसरा नंबर में चलते हैं हम लोग धातु का शोधन में। तो धातु का शोधन देखिए, तो अपचयन से प्राप्त धातु में अशुद्धियाँ होती हैं। अब हमको जो सोडियम प्राप्त हुआ है या कॉपर जो भी धातु प्राप्त हुई है वो सब धातु क्या होती है, शुद्ध रूप से नहीं होती है, तो अशुद्ध रूप से होती है। तो इस धातु को अपरिष्कृत धातु कहते हैं। अपरिष्कृत धातु किसे कहते हैं, जो कि हमको अशुद्ध रूप से प्राप्त होती है उसे।
धातु को शुद्ध रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु का शोधन या शुद्धिकरण, ठीक है, या धातु परिष्करण कहलाती है। धातु शोधन की मुख्य 2 विधियां हैं। चलिए तो अब फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा टॉपिक जाएगा, है ना, कि भौतिक विधियां, कितने विधियां हैं, 2 विधि हैं। तो भौतिक विधियां हैं, भौतिक विधि का हम लोग पहले देख लेते हैं। तो भौतिक विधि हम देखें, द्रवण, शीघ्र पिघलने वाली धातु जैसे कि टीन, लेड आदि को ढलान वाली परावर्तक भट्ठी में गर्म किया है, धातु पिघल कर नीचे वहाँ रह जाती है और अशुद्धियाँ रह जाती है। अच्छा, धातु निकल कर नीचे बह जाती है और अशुद्धियाँ रह जाती है। मतलब क्या होता है, द्रवण में क्या होता है कि ये हमारे पास एक भट्टी है, यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं धातु को, सोडियम, जो भी कोई भी धातु है, अच्छा सोडियम के बाद में टीन, लेड के बारे में बात कर रहे हैं, को डाल देते हैं तो क्या होता है, ये धातु पिघल कर ये बाहर निकल जाती है और जो अशुद्धियाँ वहीं पर बच जाती है, तो हमको शुद्ध धातु प्राप्त हुआ नहीं, इसको बोलते हैं द्रवण। दूसरा, जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, ठीक है। तो इसमें देखिए कि इस विधि में अशुद्ध धातु की एक क्षण बनाकर, चलिए अशुद्ध धातु का हम लोग क्या बना देते हैं, क्षण बना देते हैं ऐसे, है ना, उसके एक सिरे को वृत्ताकार ऊष्मक से पिघलने तक गर्म करते हैं। वृत्ताकार ऊष्मक से क्या करते हैं, पिघलने तक क्या कर देते हैं, गर्म करते हैं। मतलब यहाँ पर एक डाल देते हैं ऐसे ऊष्मक, क्या डाल देते हैं, ऊष्मक, ये ऊष्मक है, ठीक है। तो इस विधि में अशुद्ध धातु की एक क्षण बनाकर उसके एक सिरे को वृत्ताकार ऊष्मक से पिघलने तक गर्म करते हैं, ठीक, इसको क्या कर देते हैं, गर्म। ये जो धातु का जो क्षण बना हुआ है इसको ऊष्मक लगाकर क्या कर देते हैं, गर्म करते हैं, तथा ऊष्मक को धीरे धीरे क्षण के दूसरे सिरे की ओर खिसकाते हैं। ये ऊष्मक इसको ऐसे ऐसे इधर की ओर क्या कर देते हैं, खिसकाते जाते हैं। अब यहाँ पर आ गया ये ऊष्मक है वो, ठीक है, खिसकाते जाते हैं। ऊष्मक द्वारा धातु का एक भाग पिघल जाता है तथा वह अपने साथ अशुद्धियों को लेते हुए और ठोस होती हुई शुद्ध धातुओं को पीछे छोड़ता है। मतलब ये ऊष्मक है वो अशुद्धि को लेते जाता है अपने साथ यहाँ पर, ठीक है, और जो शुद्ध धातु, इसको शुद्ध रूप है धातु का, उसको छोड़ दे जाता है, ये ऊष्मक है वो, ठीक है। और क्या करता है कि वह अपने साथ अशुद्धियों को लेते हुए और ठोस होती हुई शुद्ध धातु को पीछे छोड़ती जाती है, ठीक है। चलिए तो यहीं पर बोला गया था कि जो ठोस धातुओं को क्या करते हैं, शुद्ध धातुओं को छोड़ते हुए दूसरे सिरे की ओर बढ़ता है। ये देखो यहाँ पर चित्र है, ठीक है, ये शुद्ध, मतलब ये अशुद्ध क्षण है जिसमें से हम लोग यहाँ पर ये ऊष्मक डाल दिए हैं, तो ऊष्मक को हम लोग ऐसे लेते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इधर बच रहा है वो क्या है, शुद्ध बच रहा है, और ऊष्मक के साथ अशुद्धियाँ हैं, वो अशुद्धियाँ इसके साथ ऐसे जा रही है ना, तो छोड़ते हुए दूसरे सिरे पर और बढ़ता है। इस प्रकार दूसरे सिरे पर अधिक अशुद्धियाँ पहुँच जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पहुँच जाती है, अशुद्धियाँ युक्त दूसरे सिरे को काट कर पृथक कर लिया जाता है तथा पहला सिरा शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो जितने भी अशुद्धियाँ यहाँ पर खींच कर ले जाती है यहाँ पर, और इसमें से धातु को ऐसे काट देता है, और काट देते हैं तो हमको इधर क्या प्राप्त हुआ है, शुद्ध धातु प्राप्त होता है। इस तरह से हमारे पास पहला विधि क्लियर हो गई, भौतिक विधि। तो भौतिक विधि में मैंने पढ़ाया द्रवण और शुद्ध जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, ठीक है। अब दूसरा हम लोग चलते हैं रासायनिक विधि। तो ये किसकी विधि है, धातु के शोधन की विधि है ना। तो रासायनिक विधि में क्या आता है, देखिए ये बहुत कि इस विधि में अशुद्ध धातु की मोटी छड़ है, अशुद्ध धातु की मोटी छड़ है वह धन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसको मैं बनाता हूँ चित्र के माध्यम से, देखिए ध्यान से कि ये है अपने पास एक पात्र है, इस विधि में अशुद्ध धातु की मोटी छड़, ये अशुद्ध धातु की मोटी छड़, ठीक है, इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड, और आपको बताता हूँ कि कैथोड कौन सा एनोड होता है, कैथोड माइनस एनोड होते हैं, और एनोड है वो प्लस। आप जानते हैं कि विज्ञान में प्लस और माइनस ही क्रिया करती है, प्लस प्लस क्रिया नहीं करती है, ठीक है। तो इस विधि में अशुद्ध धातु की मोटी छड़ है ना, धन इलेक्ट्रोड तथा, मतलब धन इलेक्ट्रोड में कौन आता है, एनोड कह सकते हैं इसको, है ना, तथा शुद्ध धातु की पतली छड़, शुद्ध धातु की पतली छड़ ऋण इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसी धातु के लवण के घोल को, मतलब जिस धातु को हमको प्राप्त करना है, जैसे कि हमको कॉपर सल्फेट है हमारे पास, ठीक है, एक यौगिक है, इस यौगिक से हमको कॉपर प्राप्त करना है। तो कॉपर प्राप्त करना है तो इसी धातु, जिस धातु का हम लोग शुद्ध पदार्थ लिए हैं, जैसे कॉपर का लिए हैं, ठीक है, कॉपर का शुद्ध क्षण लिए हैं, है ना, तो कॉपर को प्राप्त करना है तो हमको क्या करना है कि कॉपर सल्फेट का, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट है उसका विलयन को हम इसमें डालेंगे,
जो कि एक विद्युत अपघट्य की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा, है ना। तो इस विधि में अशुद्ध धातु की मोटी छड़ धन इलेक्ट्रोड तथा शुद्ध धातु की पतली छड़, ये जो कॉपर है उसकी छड़ है ना, वो ऋण इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसी धातु के लवण, जैसे कि जिस धातु को हमको प्राप्त करना है उसी धातु के लवण कॉपर सल्फेट, ठीक, कॉपर को प्राप्त करना है मान लो जाए तो कॉपर सल्फेट, है ना, तो इसी धातु के लवण को इसी धातु के लवण के घोल को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब इसमें हम लोग इसी धातु के लवण को क्या करेंगे, डालेंगे। क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। जब विद्युत अपघट्य में ये पूरा विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है, ये जो विलयन डाले वो, ठीक है, विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करेगा। तो जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यहाँ से और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, है ना, प्रवाहित की जाती है। तब विलयन में उपस्थित धन आयन, जो विलयन में जो कॉपर सल्फेट डाले हम लोग, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर प्लस आयन मानते हैं और सल्फेट माइनस आयन होते हैं। तो जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब विलयन में उपस्थित ये जो विलयन है, इस विलयन में उपस्थित जो धन आयन है वह ऋण इलेक्ट्रोड के होकर, ऋण इलेक्ट्रोड कौन है, ये, ठीक है, इसमें का जो धन आयन है, ठीक है, धन आयन है वह ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाकर धातु के रूप में अपचित हो जाती है। जो ऋण इलेक्ट्रोड है ना, ठीक है, ये कोई भी शुद्ध धातु है ना, ऋण इलेक्ट्रोड है, तो उसी के पास जाकर ये चिपक जाती है। जैसे कॉपर है वो इसके पास चिपक जाती है, मतलब इसी के पास चली जाती है, ठीक है। और है ना, धातु के रूप में अपचित होती है। मतलब क्या कहा जा रहा है आपको समझना है कि जब विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य है पूरा, है ना, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब विलयन में उपस्थित इस जो विलयन है, इस विलयन में उपस्थित धन आयन, कोई भी धन आयन है, जैसे कैल्शियम आयन है, ठीक है, कैल्शियम नहीं कॉपर, है ना, तो कॉपर है वो धन आयन है ना, तो उसमें इस विलयन में उपस्थित जो कॉपर है वह धन आयन है ना, वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर, मतलब ये जो ऋण इलेक्ट्रोड मार रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसी की ओर जाकर ऐसे चिपक जाती है ना, जाकर धातु के रूप में अपचित हो जाती है। मतलब ये कॉपर सल्फेट से कॉपर निकल गया, ठीक है ना। धन इलेक्ट्रोड से धातु के परमाणु, अब ये धन इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे हैं, ये अशुद्ध धातु है ना, किसका शुद्ध, कॉपर का, जिसका प्राप्त करना है उसी का ही हम लोग यूज़ करेंगे, कॉपर का नहीं तो जिसका यूज़ करना है उसका कर सकते हैं। तो धन इलेक्ट्रोड से, ये धन इलेक्ट्रोड से धातु के परमाणु, इसमें कोई भी धातु होगा, कॉपर धातु होगा, उसके परमाणु ऑक्सीकृत होकर विलयन में घूमने लगते हैं। आप विलयन में घूमने लगते हैं, इसके जो परमाणु है वो किस में घूमने लगते हैं, विलयन में। अभी पीछे जाओ, विलयन का जो प्लस आयन है वो इसकी ओर बढ़ता है, यहाँ पर लिखा है मैंने कि विलयन में उपस्थित धन आयन है वहाँ ऋण इलेक्ट्रोड के और जाकर धातु के रूप में अपचित हो जाती है। मतलब ये इसमें विलयन का जो प्लस आयन है वो माइनस आयन की ओर जाता है ना, ये हो गया। अब धन इलेक्ट्रोड से, ये जो धन इलेक्ट्रोड क्षण है, इस धन इलेक्ट्रोड से धातु के परमाणु, इसमें भी धातु है ना, तो इसमें के जो धातु है वह परमाणु है ऑक्सीकृत होकर विलयन में घुलते हैं। मतलब ये विलयन में घुलने लगते हैं, है ना। विलयन में घुलने के बाद यह आयन भी कैथोड की ओर चले जाते हैं, है ना। अब आपको बता दूं कि कैथोड कौन से आयन वाले होते हैं, माइनस आयन वाले होते हैं, मतलब इसी की ओर जाता है। जो विलयन में प्लस आयन था वो माइनस आयन की ओर जाता है, ठीक है, माइनस आयन की ओर जाता है। और ये जो प्लस आयन होता है उसमें से जो निकला हुआ परमाणु है जो प्लस आयन वाले होते हैं वो भी इसी की ओर जाता है, मतलब कैथोड की ओर जाता है। माइनस मतलब क्या है, कैथोड, इसलिए मैंने कैथोड और माइनस एनोड बता दिया था आपको, ठीक है। तो धन इलेक्ट्रोड से धातु के परमाणु, है ना, ऑक्सीकृत होकर विलयन में घुलते हैं। पहले विलयन में घुल जाते हैं, फिर विलयन में घुलने के बाद यहाँ आयन भी कैथोड की ओर चले जाते हैं, मतलब फिर उसी को, इसी वाले जो शुद्ध धातु की जो है ना क्षण है ना, उसी को क्या होते हैं, चले जाते हैं, है ना। अब एनोड में धातु के साथ मिली हुई अशुद्धियाँ, ये जो एनोड है प्लस आयन वाले होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अशुद्धियाँ थी, अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ निकल गया, बचा क्या, अशुद्धियाँ। तो इसमें क्या होता है, एनोड में धातु के साथ मिली हुई अशुद्धियाँ प्रायः अघुलनशील होती है, मतलब ये घुलती नहीं है। जैसे जैसे एनोड से धातु के परमाणु विलयन में प्रवेश करते हैं, जैसे कि इसमें जितना भी धातु है वो विलयन में क्या करते जाता है, प्रवेश करते जाता है, ठीक है, वैसे वैसे एनोड का पदार्थ भी कम होता जाता है, मतलब ये कम होते जाता है, मोटा हो क्या होता जाता है, पतले होता जाता है, ठीक है। तथा अशुद्धियाँ एनोड के निचले तल में एकत्रित होती है, जो एनोड है उसके निचले तल में क्या होती है, यहाँ पर एकत्रित होने लगती है, ठीक है।
इससे एनोट पंख या कीचड़ भी कहते हैं। मतलब अब अशुद्धियाँ निकल गई, अशुद्धियाँ हैं इसके पास जाकर चिपक गई है, सीधी बात है ना। तो वो जो चिपका हुआ हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो गया। क्लियर हो गई।